मैं हेमंत जी आपसे 2-3 सवाल एक साथ है मेरे, और क्योंकि आप थोड़ा लेट आए मैं उसको ब्रीफ भी कर दूं। एक तो हमारे एक संपूर्ण क्रांति एक दर्शक जी वो कह रहे हैं कि आनंद जी, नेहरू से लेकर मनमोहन तक कभी किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में आशंका कभी नहीं पैदा हुई कि वे हारने के बाद सत्ता छोड़ेंगे या नहीं। सिर्फ मोदी जी के बारे में ऐसी आशंका है। तो इस पे भी एक टिप्पणी चाहेंगे भाई, ये आशंका तो सब लोग कह रहे हैं। दूसरा एक ये है कि एक मेरे दर्शक ये और कई लोगों का ये है कि जिस तरह से चुनाव तीसरे चौथे चरण से एकदम से टर्न किया, और अब तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बिल्कुल ठीक से कह सकता हूं कि एक तरफा है। जो अब 13 सीटें बाकी हैं उसमें बनारस की सीट मोदी जी की छोड़ के, और वो भी मोदी जी अब पुरानी जीत से नहीं, बहुत रिड्यूस मार्जिन के साथ मोदी जी आगे हैं। अब कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, उसमें भी डाउट लोग करने लगे हैं। एक तो इस पे आपका, और मोदी जी छोड़ेंगे नहीं इस पे, और ये जो कमजोर कड़ी की बात हो रही है, कई बार इधर से हो रहा है कि ममता बनर्जी चली जाएंगे, तो कमजोर कड़ी एनडीए की भी मैं दो बता दूं। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू जी, वो भाई वो क्यों कमजोर कड़ी नहीं है? कमजोर कड़ी उनको अपने अगर स्टेट का ठीक मिलेगा तो वो, और उन्हीं की तरफ से चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार जेडीयू वाले, जिनका जो जो वैसे जो बायोलॉजिकल बोलते हैं ना मोदी जी, तो वो बायोलॉजिकली भले ही वहां हो, लेकिन वो मेंटली और स्पिरिचुअली वो इस पक्ष के साथ अपना पूरा राजनीतिक जीवन काफी लंबे समय तक किए हैं, जब तक वो सत्ता में नहीं आए थे। तो मेरी इन सारी चीजों पे आपसे एक टिप्पणी है कि ये जो अभी की स्थिति है, और खड़गे जी ने उसको पोस्ट पोल अलायंस किया है, ये भी अपनी तरफ से एक माइंड गेम तो है ही, एक मैसेजिंग भी करने की बात है 7वें चरण के चुनाव में कि वी आर प्रिपेयर्ड। हेमंत अत्ती साहब, ओवरऑल आपसे एक वक्तव्य। आनंद जी, सबसे पहले तो जो आपके दर्शक महोदय ने जो सवाल पूछा वो बहुत ही वाजिब सवाल है। आज ये सवाल सारा देश भी पूछ रहा है कि मोदी जी के ऊपर ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है। आज तक जो भाषा मोदी जी बोल रहे हैं वो किसी प्रधानमंत्री ने बोली है क्या? आज तक उस निचले स्तर पर जाकर उस नैरेटिव को वहां तक कोई लेके गया है क्या? तो मोदी जी एक से एक खराब प्रेसिडेंट पैदा करने में ना केवल सक्षम है, उनको आनंद भी आता है। चाहे वो नैरेटिव हो, चाहे वो बहुत सारे प्रशासनिक फैसले टाइप की चीज हो, या एक जो होता है ना शॉक थेरापी के हिसाब से, तो मोदी जी उन सारे कामों के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे। तो जहां तक दर्शक महोदय का सवाल है उसमें उनकी बात बिल्कुल जायज है, और ये आशंका केवल विरोधी दलों को नहीं पूरे देश को भी है कि मोदी अगर चुनाव हारते हैं तो सत्ता इतनी आसानी से छोड़ेंगे या नहीं। इसका जवाब है कि आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। जो आपने बात की ओवरऑल सिनेरियो की, उस पर जब आपका सुबह मैसेज आया तो मैंने उस पर खड़गे साहब के और सारे सिस्टम में बात की सब लोगों से। उनका बेसिकली क्या है कि ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है। और टाइमिंग देखिए उस मीटिंग की, आवाज 1 तारीख। हेमंत भाई, हेमंत भाई, आवाज थोड़ा वो एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी आवाज कम आ रही है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। इतना ही सामने की तरफ घुमाइएगा, थोड़ा सामने की तरफ घुमाइएगा। अब आ रही है आनंद जी? हाँ अब क्लियर है? आई बेटर हुई, बेटर हुई। तो अब बेसिकली क्या है कि जो खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई है वो 1 तारीख को 3 बजे बुलाई है, और उसका कारण देखना पड़ेगा। मैंने सबसे बात की बीच में कि है क्या इसके पीछे आ पर्सपेक्टिव रही क्या ना? है। तो वहां पर बताया ये गया कि 1 तारीख को 3 बजे मीटिंग बुलाने का पर्पज ये है कि जो, क्योंकि 2 तारीख को एक तो जो अभी तक का जो माहौल है उसमें केजरीवाल साहब को 2 तारीख को सरेंडर करना है, तो उसमें 2 तारीख को 4-5 बजे तक सरेंडर करेंगे। 1 तारीख को जो उन्होंने लॉजिक बताया वो ये बताया कि 5-6 बजे तक पोलिंग होगी, सारे नेता व्यक्तिगत तौर पर मौजूद होंगे खड़गे साहब के यहाँ, और शाम को 6 बजे के बाद एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे। और जब तक एग्जिट पोल आएंगे, खड़गे साहब हर नेता से, हर अलाई पार्टनर से, क्योंकि 27 अलाई पार्टनर है कांग्रेस के बाद, 27+1, तो एक एक का व्यक्तिगत फीडबैक लेकर के कि उनका अपने बारे में क्या आकलन है, बाकी स्टेट्स के बारे में क्या आकलन है, तब तक वो एक्सरसाइज चलेगी। और जैसे ही एग्जिट पोल आना शुरू हो गए उसके बाद उसको मैच करके, और भविष्य में किसकी जरूरत पड़ सकती है और किसकी नहीं पड़ सकती। आपने जिक्र किया कि एक चंद्रबाबू नायडू का, अकेले चंद्रबाबू नायडू नहीं है, उसमें वाईएसआर कांग्रेस भी है, उसमें पटनायक भी है, उसमें कई तरह की चीजें हैं। लेकिन ये सारा बेसिकली डिपेंड करेगा आनंद जी नंबर गेम के ऊपर। तो जब नंबर गेम सामने आएगा, वो काम तो देखिए 4 जून को होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो गोवा में गलती हुई, जो बाकी जगह पे गलती हुई,
उनको ये पता है कि मोदी जी किसी भी सूरत में, कोट अनकोट में कह रहा हूं, किसी भी सूरत में सत्ता नहीं छोड़ना चाहेंगे। और ये तो आप भूल ही जाइए कि वो कोई उसमें नैतिकता की बात होगी या क्या होगा या क्या नहीं होगा। एक बार, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होगी। और एक बार अगर वो सत्ता में आ गए तो बाकी काम कैसे करना है, उन्होंने बहुत सारी जगह पे उसको करके दिखाया, स्थापित। उन्होंने शिवसेना जैसी पार्टी को महाराष्ट्र में तोड़ करके दिखाया कि वो क्या करने में सक्षम है। और ऐसे उनके पास एक एजेंसी जब आपके पास हाथ में है ना, तो फिर बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। और इसके सारे साइकोलॉजिकल मैसेज वो अलग अलग तरीके से दे भी रहे हैं। अगर आपने देखा हो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की ड्रिल चल रही है, सिक्योरिटी ड्रिल, और कल जो आर्मी चीफ को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है, ये भी विदाउट पर्पज नहीं है। चूंकि सेना का मामला है, इसमें मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई सोच जरूर है। दूसरी बात आपको जो आनंद जी मैं बताना चाहूंगा कि एक बात कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा स्पष्ट है कि आपको याद होगा 1989 में कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर थे। उसके बावजूद उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया था। इस बार वैसी स्थिति नहीं है। एक स्थिति जरूर है कि राहुल गांधी किसी भी सूरत में इस सरकार को हेड नहीं करेंगे अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है। वैसी सूरत में जो सबसे जो नेचुरल चॉइस है वो खड़गे साहब, सीनियर मोस्ट है, एक पर्टिकुलर बिरादरी से आते हैं, और उनके नाम पर किसी को भी असहमति होने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो वो सारी चीजें जो उस दिन होंगी, वो नंबर गेम एक पक्ष है, रणनीति दूसरा पक्ष है, और अपनी तरफ से नंबर गेम के सहारे समय रहते जैसे ही रिजल्ट फाइनल हो, अपनी तरफ से राष्ट्र, अगर मान लीजिए फिगर्स उनको फेवर करते हैं, तो खड़गे साहब के नेतृत्व में एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा वो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस करेगा। और ये मीटिंग के पीछे वही स्ट्रेटेजी है। उसमें अगर वो कहीं नजदीक जाते हैं तो मान लीजिए पटनायक की जरूरत पड़ती है, तो पटनायक से बात कौन करेगा? ममता बनर्जी करेंगी, सोनिया गांधी करेंगी, कौन करेगा? वो एक स्ट्रेटेजी है। वाईएसआर कांग्रेस में जगन मोहन से कौन बात करेगा? वो एक स्ट्रेटेजी है। अगर पलटू जी से पलटी करवानी हो तो उनको कौन एड्रेस करेगा? वो सारे का सारा जो एक रोड मैप है, वो 1 तारीख की मीटिंग में इंडिया अलायंस बनाने जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी बेसिकली एक बात में बड़ी कन्विंस है कि किसी भी सूरत में अपनी तरफ से देश को यह दिखना नहीं चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लेथार्जिक रहे दावा पेश करने में, या उन्होंने किसी तरीके की कोई लिबे दिया जिससे मोदी दोबारा सत्ता में आ गए। इस मीटिंग का पर्पज ये भी है कि जैसे ही फर्स्ट नंबर्स क्लोज हो फाइनल, उसके बाद सारे एलाइज को, क्योंकि उसके बाद बुलाना बहुत संभव नहीं होगा, सारे अपनी अपनी स्टेट्स में होंगे, तो उसका एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट 1 तारीख की, अब ये मीटिंग रात को डिनर तक चलेगी, 10-11 बजे तक चलेगी, उसका पूरी स्ट्रेटजी केवल ये करना है कि किस स्थिति में किस नंबर्स के साथ क्या गेम प्लान होगा, कैसे नहीं होगा। उसमें आप देखेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए कोई झगड़ा जो लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि 5 प्रधानमंत्री होंगे, 50 प्रधानमंत्री होंगे, वो सारा रूल आउट करने का अंदर खाने, ओपन नहीं होगा, खड़गे साहब का नाम ओपन नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन में है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस है, उसके हेड कौन है? खड़गे साहब है। तो उनको अधिकृत कर दिया जाएगा सभी लीडर्स के द्वारा कि जो भी संख्या बल आए उस संख्या के हिसाब से जो भी फैसला करना है, राष्ट्रपति के सामने दावा करना है, नहीं करना है, क्या सूरत हाल होगा। इस मीटिंग का पर्पज आनंद जी ये बताया गया है फ्रॉम द टॉप मोस्ट सोर्सेज। अब मोदी जी मान के चलिए वो सब जमाने गए जब अटल जी के सामने नैतिकता की बात होती थी, संविधान की बात होती थी, सिद्धांतों की बात होती थी। किसी भी सूरत में एट एनी कॉस्ट वो इतनी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पे सत्ता के लिए दावा भी पेश करेंगे, बहुमत के जुगाड़ करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा। आपको तो पता ही है मध्य प्रदेश में कैसे कमलनाथ की सरकार गिराई थी, वो तो इस्तीफा भी दिलवा देते हैं, अपनी चलती हुई सरकार में इस्तीफे दिलवा देते हैं। दल बदल तो छोड़ दीजिए, कर्नाटक में क्या किया था, गोवा में क्या किया था, तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। केवल और केवल संख्या बल ऐसा हो जिसमें मोदी जी को पीएम ना बनाने के लिए आरएसएस भी राजी हो, वही एक सूरत है जहां इंडिया अलायंस को मौका मिल सकता है। वरना इनका गेम प्लान बिल्कुल तैयार है कि सत्ता इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देंगे। ये उनके एक्शंस भी बता रहे हैं, एंड देयर एक्शंस आर स्पीकिंग लाउडर देन देयर वर्ड्स। जिस तरीके से वो चीजें कर रहे हैं और जिस तरीके से एक माहौल बना जा रहा है, खासतौर पर 400 सीटों का, उसके बाद क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करने के लिए प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति। मुझे तो केवल एक बात बता दीजिए, प्रशांत किशोर के इंटरव्यू सरकार ने क्यों करवाए? क्या वो सेफोलॉजिस्ट है क्या कोई?
वो तो एक चुनावी रणनीतिकार है, उनको कोई भी हायर करता था। और आज की तारीख में तो जैसा अभिषेक जी ने कहा था कि वो तो अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना संगठन चलाते हैं, तो वो किस स्थिति में, किस कैपेसिटी में देश के सामने ये नैरेटिव एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आएगा तो मोदी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की आर्म के तौर पे काम किया गया है। और उनसे जब सवाल पूछे गए, कर्ण थापर ने जब सवाल पूछे तो वो भी पानी पीने पे आ गए, पानी पिया ना उन्होंने सबके सामने। और अपने ट्वीट को सार्वजनिक तौर पे वो ये कहते रहे कि मैंने कहा है, वीडियो दिखाइए। अरे साहब, आज के जमाने में तो ट्वीट भी वीडियो जैसा ही होता है। या तो आप ये कह दीजिए कि मेरा ट्विटर वो हैक हो गया था, वैसे भी सुर्ख नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो आनंद जी है, एक खास तरह का नैरेटिव जो मोदी जी पहले दिन से बना रहे थे 400 पार, वो क्या था? वो देश को केवल ये जताने का था कि आएंगे तो हम ही। वो चाहे ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, चाहे वो अहंकार कह लीजिए, लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में आपका काम है वोट मांगना अपनी नीति और प्रोग्राम्स पे, अपनी उपलब्धियों। वो काम तो उन्होंने किया नहीं। पूरे कैंपेन के दौरान आनंद जी, मोदी जी ने केवल भय बेचा है, जिस भय को बेचने के लिए वो माहिर माने जाते हैं। और ऐसा कोई भी शब्द आपत्तिजनक जिसकी मॉडल कोड ऑफ वायलेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं, जिसका वायलेशन कोई भी धारा ऐसी नहीं है जिसका मोदी जी ने ना किया हो। उसके बाद राजीव कुमार का जो रोल रहा, अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा एक जगह पर ईवीएम से भरा हुआ एक ट्रक मिल गया। तो ये सारी चीजें वैसे नहीं है, वोट का नंबर आप नहीं बताएंगे, ये कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और भाषा देखिए आप, राजीव कुमार ने क्या कहा जब कल पोलिंग करके आए कि एक दिन आएगा जब मैं जवाब दूंगा इन बातों का। क्या वो कोई पॉलिटिशियन है क्या? वो एक सीईसी है इस देश के। सवाल आज उठ रहा है तो जवाब आज बनता है, एक दिन नहीं देंगे। स्थिति आज है, आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल आज उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं 11 दिन में आपने आंकड़े क्यों दिए, 6 दिन में क्यों दिए, 4 दिन में क्यों दिए, तो आपने तत्काल क्यों नहीं दिए? पहले भी तो 24 घंटे में आते थे ना। तो सारी की सारी चुनाव प्रणाली को संदेहास्पद बनाना, ये एक लार्जर डिजाइन का हिस्सा है, ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि खड़गे साहब को 55 साल का तजुर्बा है, उन्होंने ये सारी मैनिपुलेशंस देखी है बहुत करीब से, इसीलिए उन्होंने समय रहते 1 तारीख को मीटिंग बुला करके उन्होंने भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है एक वारफेयर का, उसमें एक पॉइंट, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की है। और राजनीति के हिसाब से मैं इसको सजगता मानता हूँ। एक 82-83 साल का व्यक्ति इतना प्रोएक्टिव रोल कर रहा है तो वो एक सजगता है, और देश के प्रति कहीं ना कहीं एक निष्ठा भी है, कमिटमेंट भी है कि देखिए वी आर पुटिंग इन आवर बेस्ट। यही बात है आनंद जी। मैं